हेलो एंड वेलकम टू कुछ अनकही कुछ अनसुनी। तो आइए शुरुआत करते हैं एक और कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानी से। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। मैं 1959 बैच का आईपीएस अधिकारी हूँ। अपने सेवा काल में मैं डायरेक्टर जनरल पुलिस उत्तर प्रदेश था, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और डायरेक्टर जनरल पुलिस असम। इन तीनों जगहों में मुझे पुलिस विभाग का नेतृत्व करने का अवसर मिला। अपने सेवा काल में को मैं मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटता हूँ। एक हिस्सा वो है जब मैं राज्य पुलिस में रहा और दूसरा हिस्सा वो जब मैं केंद्र में प्रतिनियुक्त पे रहा। पहले हिस्से में तो ज़्यादातर आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं से मैं निपटता रहा और दूसरे हिस्से में जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था तो सीमा की समस्याएं मुख्य रूप से और कुछ हद तक पंजाब में आंतरिक सुरक्षा की समस्याएं, ये मेरी मुख्य रूप से चुनौतियां थीं। मेरा पंजाब का पीरियड ख़ास तौर से बहुत महत्वपूर्ण था, 1987 to 91। और उस पीरियड के लिए मेरा जो कुछ भी योगदान रहा उसको मैं बड़े गर्व से याद करता हूँ और शायद योगदान महत्वपूर्ण था, इसीलिए भारत सरकार ने भी मुझे उन दिनों जो कुछ भी मैंने काम किया उसके लिए मुझे पद्मश्री से अलंकृत किया। इस वीडियो में मैं संक्षेप में नागालैंड में जो कार्यकाल जो रहा उसके बारे में संक्षेप में प्रकाश डालूँगा और इसके अलावा पंजाब में आतंकवाद से संघर्ष, यूपी में तराई में जो आतंकवाद रहा उससे मैं कैसे निपटा उसके बारे में, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में क्या समस्याएं रहीं और उनसे मैं कैसे निपटता रहा, इनके बारे में मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम है शुभम और चैनल का नाम है कुछ अनकही कुछ अनसुनी और इसका एक्रोनिम हम बनाते हैं कुकू के नाम से, KU। कुछ अनकही कुछ अनसुनी। कुकू एक बर्ड होता है ना, बहुत बोलता है, बात नहीं होता। हाँ। तो उसके बना रहा, तो अच्छा, चैनल का नाम वही है। ठीक। तो वेलकम टू द शो सर, और आई एम वेरी ऑनर्ड। हमने आपको पढ़ा है, आपके बारे में पुलिस रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं और बातचीत करने का मौका मिल रहा है तो सौभाग्य है हमारे लिए। तो शुरुआत करना चाहेंगे आपके पुलिस करियर से। बेसिकली मैं आपके इंटरव्यू देख रहा था, एक उनमें आपने बोला था कि यू बिकेम IPS ऑफिसर एक्सीडेंटली। तो ये कैसे आपकी तो रैंक 2 आई थी? अब ये एक्सीडेंटली तो मैं नहीं कहूँगा, एक्सीडेंटली तो दुर्घटना से कुछ होता है। हाँ। पर ये यू कैन से फॉर्टुइटसली, या मतलब एकाएक ईश्वर की इच्छा से हो गया, एकाएक हो गया, अनजाने में हो गया, बिना प्लानिंग के हो गया। एक्सीडेंटली शब्द मैं समझता हूँ ज़्यादा उचित नहीं होगा। एक्सीडेंट तो ऐसा होता है कोई दुर्घटना हुई और हो गया। हालांकि एक लेखक ने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखा है, पर आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो IPS करियर में आपने बहुत अच्छा काम किया है, बट कई बार हमने जब आपके बारे में स्टडी किया तो ऐसा देखा है आप पे काफ़ी सारे अटैक्स वगैरह का भी प्लान किया गया था, एक फरमान इशू किया गया था। तो ये फरमान वाली क्या स्टोरी है कि फरमान इशू कर रहे हैं एक IPS ऑफिसर में कोई? ये फरमान तो नहीं, उसको ये नागालैंड में हुआ था और उसको वो नागा लोग अपनी भाषा में अहजा कहते थे। AHZA, ऐसा माने कि इट्स एन ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट। वो बात हुई है, काफ़ी लेट 60s की बात है। मैं नागालैंड में पोस्टेड था और हुआ ऐसा था कि उन दिनों नागा जो थे वो विदेशों से मदद के लिए अपना गैंग चाइना भेजते थे। पहले तो ईस्ट पाकिस्तान भेजते थे, फिर ईस्ट पाकिस्तान का रास्ता जब सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बंद कर दिया और हर जगह सिक्योरिटी मतलब जो उनके रूट थे वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की ऐसी तैनाती हो गई कि उनके लिए ईस्ट पाकिस्तान जाना मुश्किल हो गया। तो उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि अब कहाँ किधर जाएं, तो उन्होंने उत्तर की तरफ यूनान प्रोविंस चाइना की तरफ दिशा में अपना आगे बढ़े और वहाँ यूनान प्रोविंस में अपने नागा फोर्सेस को भेजते थे और ट्रेनिंग के लिए। तो एक गैंग था जो 350 आदमियों के करीब गैंग था। उसके लीडर्स थे ब्रिगेडियर थेनोसेली और मुइवा तो अभी भी जिंदा है और निगोशिएशंस में आते हैं। थेनोसेली शायद अब जिंदा नहीं है क्योंकि उसका नाम सुनाई नहीं पड़ता। ये दोनों आदमी उसके लीडर थे। ये लोग गैंग लेकर चाइना गए थे और वहाँ करीब साल भर रहे और बाकायदे ट्रेनिंग हुई, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स में, इंडॉक्ट्रिनेशन सब तरह का, और सब जो लोग थे सब ने डायरी वगैरह मेंटेन करते थे क्या क्या सिखलाई हो रही है।
तो करीब साल भर बाद ये लोग जब वापस लौटे तो भारत सरकार ने फिर उनको खबर तो लग गई थी इंटेलिजेंस से कि अब ये लोग लौट रहे हैं। तो इन्होंने फिर नागालैंड बॉर्डर पे काफ़ी चौकसी बढ़ा दी थी, पर उस चौकसी के बावजूद ये लोग, इन्होंने देखा कि गैंग के तौर पे तो अंदर घुसने में मुश्किल है, क्योंकि नोटिस में आ जाएंगे और फिर मुठभेड़ हो जाएगी। तो फिर छोटे छोटे पेनी पैकेट्स में कहीं से 5 आदमी, कहीं से 10 आदमी कर करके इन्होंने नागालैंड में सब अंदर घुसा दिए। और फिर ये था कि एक जगह ये एकत्रित होंगे, और ये कहाँ एकत्रित होंगे वो एक सीक्रेट था। तो फिर ये लोग नागालैंड में आ गए, पर भारत सरकार को फिर ये चिंता हुई कि गैंग तो अंदर आ गया, कैसे आया ये पता नहीं चला, और ये है कहाँ पे, इसकी कोई जानकारी नहीं। और 350 आदमी चाइना से ट्रेनिंग होके आ रहे हैं, किसी दिन अगर ये हमला करना शुरू करेंगे तो काफ़ी स्थिति ख़राब हो जाएगी। इसके पहले कि ये कोई कार्रवाई करें, हम इनके लोकेशन का पता करें और उस पर हमला करें, ये भारत सरकार की सोच थी। पर यह कि हमला करें तो कहाँ करें, कहीं पता नहीं था। तो जो 8 माउंटेन डिवीज़न वहाँ नागालैंड में तैनात था, उसके जनरल ने मुझको बुलाया। मैं वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में इंटेलिजेंस ब्यूरो का तैनात था। मुझे बुलाया कि प्रकाश, वी वांट टू नो द लोकेशन ऑफ द गैंग, और उनको मुझ पर बहुत विश्वास था। मेजर जनरल रॉली थे, बाद में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गए थे। बहुत ही बढ़िया अफसर थे, बहुत ही बढ़िया जानदार अफसर थे। तो उन्होंने मुझे टास्क दिया, तो मैंने कहा सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। करीब 1 महीना लगा मुझे, मेरे सोर्सेस कई दिशा में गए। बाद में एक आदमी लौट के आया कि साहब हमको पता चल गया कहाँ पे है, और उन्होंने बताया कि अंगामी एरिया में एक गांव है जोत्सोमा, वहाँ पे ये लोग टिके हुए हैं एक सीक्रेट हाइड आउट में। तो फिर मैंने कहा भाई उससे कुछ गाइड्स मांगा कि हमें कुछ गाइड्स भी दो जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉलम्स को वहाँ ले जा सके। और फिर 8 माउंटेन डिवीज़न में इसकी प्लानिंग बनी कि सब कैसे इस पर अटैक किया जाए। फिर भी एक ब्रिगेड की स्ट्रेंथ मोबिलाइज की गई थी 350 आदमी को घेरने के लिए। अब ये सब जब सब घेरा डाला जा रहा था, उस दिन संयोग कुछ ऐसा हुआ कि शायद 4 बजे सवेरे का समय रहा होगा, एक नागा आदमी कोई अपने कैंप से बाहर निकला। अब किस काम के लिए निकला हो सकता है, ईज़ करने के लिए निकला हो। तो उसको लगा कि यहाँ तो बहुत से आदमियों का और हथियारबंद आदमियों का मूवमेंट हो रहा है। उसने जाके अंदर तुरंत अलर्ट किया, बता दिया कि पलटन आ गई, इंडियन आर्मी आ गई और शायद हम लोग को घेर रही है। तो इन लोगों ने बड़ी जल्दी 1-1.5 घंटे के अंदर ही अपना सारा सामान पैक कर लिया और ये तय कर लिया कि हम तो इस कॉर्डन को तोड़ के कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, मुझाटा नहीं लेंगे, टक्कर नहीं लेगा, कहीं ना कहीं जो कमज़ोर क्षेत्र होगा वहाँ से निकल जाएंगे। तो इन्होंने जैसे भी हो एक क्षेत्र को चुना। हालांकि वहाँ भी एक कंपनी लगी हुई थी, मेजर विश्वास उस कंपनी को लीड कर रहे थे, पर उस कंपनी को चीरते हुए निकल गए। और काफ़ी इंडियन आर्मी में भी कैजुअल्टीज़ हुई, इनकी भी कैजुअल्टीज़ हुई होंगी, पर उसकी एग्जैक्ट नंबर हम लोग को नहीं पता चला। पर इंडियन आर्मी में तो काफ़ी हैवी कैजुअल्टीज़ हुई थी, क्योंकि दूसरे दिन हमने देखा कि हेलीकॉप्टर से डेड बॉडीज इवैक्यूएट की जा रही थी। बराबर हेलीकॉप्टर सुबह से शाम तक कैजुअल्टीज़ इवैक्यूएट करता रहा। पर ठीक है, कैजुअल्टीज़ हुई, नुकसान हुआ, पर फिर भी करीब 22 आदमी करीब थे जो पिछलग्गू थे, अपना रह गए थे, उनको पकड़ा गया। और डॉक्यूमेंट्स कुछ मिले, कुछ हथियार भी मिले, ज़्यादा नहीं पर फिर भी कुछ हथियार मिले। तो हथियार थे उसमें चाइनीज़ राइफल्स थी, जिसमें फोल्डिंग बैनट्स होते थे, जो हम लोग के पास नहीं थे, इंडियन आर्मी के पास भी नहीं थे। और डॉक्यूमेंट्स बहुत मिले, डायरी वगैरह मिली जो उन्होंने चाइना में मेंटेन की थी। वो बड़ा, मतलब पहली बार हमें एक इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस ऑफ चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट इन नागा अफेयर्स, अकाट्य प्रमाण इस बात का कि चाइना हमारे नॉर्थ ईस्ट के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो अब ये जब मालूम हो गया तो भारत सरकार ने इसका एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया है चाइनीज़ एम्बेसी पे, और उनके चार्ज डी अफेयर्स थे उनको बुलाया गया, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा, ये सब हुआ। पर अंततोगत्ता इसका अंजाम ये हुआ कि नागा विद्रोही ये सोचने लगे कि आखिर हमारे सीक्रेट कैंप का पता कैसे चला, किसने बता दिया और कैसे ये अटैक हो गया, और हमें पता नहीं चला कि इंडियन आर्मी हमारे कैंप तक पहुंच गई। इस बात के उनको बहुत लगा कि ये तो बहुत गलत है कि हमें, मतलब हमारे इन्फॉर्मेशन लीक हुई और फिर इंडियन आर्मी यहाँ तक पहुँच गई, किसी को पता नहीं चला। तो फिर उन्होंने अपना रिवर्स इंटेलिजेंस शुरू किया। पता करते करते उनको भी किसी तरह से पता चल गया कि इसकी सारी आईबी के जो अफसर है मिस्टर प्रकाश सिंह है, उन्होंने हमारे बारे में पता लगाया था, उन्होंने आर्मी को बताया था और फिर आर्मी से मिल के यहाँ रेड करवाया था। तो इस बात पे खैर उन्होंने इसके नोटिस लिए, और नागा फेडरल गवर्नमेंट थी वहाँ पे नागा विद्रोहियों की, और उसके प्रेसिडेंट थे रेवरेंड मैथ्यू, MHIASU, रेवरेंड मैथ्यू। तो
उनके हस्ताक्षर से एक आदेश निकला कि हमारे कैंप पे फला तारीख को अटैक हुआ और इसके लिए प्रकाश सिंह जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हैं वो जिम्मेदार हैं। और ये आदेश, ये अज़ा जो था वो सिक्योरिटी कमांड को एड्रेस किया गया। नागांव का एक सिक्योरिटी कमांड था जो मतलब पॉलिटिकल असैसिनेशंस करता था, ट्रेन को मतलब नेबरिंग आसाम में जाकर ट्रेन में बम फोड़ देना और इस तरह के मतलब घटनाएं करना उनकी स्पेशलाइजेशन था। तो उनको ये आदेश गया था। तो उन जब सिक्योरिटी कमांड को ये आदेश जाने का मतलब था कि हमारे असैसिनेशन का ऑर्डर है। असैसिनेशन शब्द तो उन्होंने इस्तेमाल किया था, बट ये लिखा था सिक्योरिटी कमांड शुड टेक केयर ऑफ, मतलब इनको आप ठिकाने लगाइए। तो संयोग की बात है, वो हमारी इंटेलिजेंस अच्छी थी कि उस ऑर्डर की एक कॉपी हमको कहीं से मिल गई। और वो भी कैसे मिल गई, रात को एक सोर्स आया, उसने कहा साहब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमें सवेरे तक लौटाना है, रातों रात इसकी फ़ोटोकॉपी कर लीजिए। तो उन दिनों तो फ़ोटोकॉपी बड़े तकियानुसी ढंग से होता था, रातों रात फ़ोटोकॉपी हुई, पूरे फाइल मेरे टेबल पर सवेरे रख दी गई। तो मैं सवेरे जब सब सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था तो उसमें ये डॉक्यूमेंट मिला। तो मेरे लिए भी एक बड़े मतलब उसको रिएक्शन को बताना मुश्किल है कि मैं डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूँ और उसमें डॉक्यूमेंट में मेरे हत्या का आदेश रखा हुआ है। तो मेरे कुछ नहीं समझा, मैं अपने डिप्टी डायरेक्टर के पास गया कि सर देखिए ऐसा एक डॉक्यूमेंट आया है। वो भी बेचारे परेशान हुए, उनका भाई देखो इसमें क्या किया जाए, मेरे भी नहीं समझ में आ रहा, इसको ऐसा है दिल्ली इसका एक सिग्नल भेज दो। तो उनमें कोडेड सिग्नल्स जाते थे, तो एक आदमी लगा कोड आउट करके उसको सिग्नल फास्टेस्ट प्रायोरिटी उस पर भेजा गया और तुरंत उसका लौटती डाक से उसका जवाब भी आ गया। उन्होंने बस इतना लिखा कि प्रकाश सिंह को पहली फ़्लाइट से आप दिल्ली भेज दीजिए। तो फिर मैं पहली फ़्लाइट जोरहट से, उन दिनों फ़्लाइट मिलती थी, जोरहट में गया, जोरहट से फ़्लाइट पकड़ के मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली में मुझे डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के सामने पेश किया गया। और डायरेक्टर आईबी बैठे थे और एक डिप्टी डायरेक्टर बैठे थे जो नॉर्थ ईस्ट देखते थे। डायरेक्टर आईबी थे श्री एम लहूजा और डिप्टी डायरेक्टर थे श्री के एन प्रसाद। तो इन लोगों ने सारी बातें मुझसे पूछी, सारी घटना के बारे में, मैंने सारी बातें बता दी उनको। तो उसके बाद मिस्टर हुजा जो डायरेक्टर आईबी थे, उन्होंने कहा देखो प्रकाश, इन परिस्थितियों में तुम्हारा नागालैंड जाना ठीक नहीं होगा वापस, तुम्हारे जान का वास्तव में खतरा है। तो मैं तुमको यहीं दिल्ली में पोस्टिंग दे रहा हूँ, तुम कल से दिल्ली में यहीं आईबी में ज्वाइन कर लो हेडक्वार्टर्स पे, और यहीं पे तुमको तुम्हारा चार्ज कोहिमा का हैंड ओवर हम यहीं करा देंगे। और जहाँ तक तुम्हारी पत्नी और बच्चों का सवाल है, हम एक हेलीकॉप्टर भेज देंगे, वो उन लोगों को इवैक्यूएट कर लेगा वहाँ से। तो ये ऑफ़र मुझे हुआ तो एकदम से मेरे समझ में नहीं आया क्या कहें इसके बारे में, पर पता नहीं दिमाग में बड़ी तेज़ी से ये सवाल उठा कि अगर तुम इस तरह यहीं रुक गए तो ऐसा लगेगा कि तुम नागालैंड से भाग गए और डर के मारे भाग गए और तुम्हें जान का खतरा है, इसलिए तुम भयभीत हो गए। मुझे लगा कि और कोई कहे ना कहे पर मैं अपनी नज़र में गिर जाऊंगा कि देखो प्रकाश तुम डर गए। और तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे वापस जाने दीजिए, मैं अपना टर्म पूरा कर लूँगा जी, अभी 3-4 महीने और बाकी हैं, उसके बाद आप मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। और मुझे तो विश्वास है, जाको राखे साइयाँ में मुझे विश्वास है कि जिसकी ईश्वर रक्षा करता है उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर ईश्वर रक्षा करता है तो ठीक है, नहीं रक्षा करेगा तो जैसा होगा देखा जाएगा। तो उन्होंने देखा कि ये आदमी जब खुद रहने को तैयार है, खतरा मोल लेंगे, तो उनका ठीक है वापस जाओ, बट टेक ऑल ड्यू प्रिकॉशंस। और उनके प्रशासन से कहा कि प्रशासन के लिए एक बुलेट प्रूफ वेस्ट मंगा दो, बॉम्बे SIB बॉम्बे को कहूँगी तुरंत एक बुलेट प्रूफ वेस्ट भेजें। बॉम्बे से वो वेस्ट तो कभी आई नहीं, मुझे कभी मिली नहीं उन दिनों, बुलेट प्रूफ वेस्ट बहुत कम, इट वॉज ए रेयर आइटम। अब तो खैर एक एक जवान पहनता है, बुलेट प्रूफ वेस्ट तो कभी नहीं आई, पर यह है कि मैं वापस चला गया और बाकी अभी 3-4 महीने के बीच का टाइम और बचा था, वो भी मैंने किसी मतलब बड़ी मुश्किल से और बड़े तनाव में काटा, क्योंकि मैंने पत्नी को नहीं बताया था, बच्चे तो बहुत छोटे थे, उनको क्या बताने का सवाल नहीं उठता था, तो दिमाग में टेंशन रहता था कि कभी कोई अप्रत्याशित घटना ना हो जाए। और इस बीच में मैं गुमनाम टूर करता था, मतलब कहाँ जा रहा हूँ किसी को बताना नहीं है, गाड़ी के नंबर प्लेट बदल देना, और सिवाय एक अफसर को, अपने जो बॉस थे उनको मालूम था कि प्रकाश कहाँ गए, वरना बाकी लोग पता भी नहीं रहता था कि कहाँ टूर पे गए। तो इस तरह से किसी तरह समय निकल गया। और पर इसी बीच में ऐसा भी हो कि फेडरल गवर्नमेंट में ही फूट पड़ गई और एक अलग सेक्शन निकल के आ गया, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड।
और लेड बाय दी सेमाज और अंगामीज में राइवलरी होती थी, तो सेमा फैक्शन अलग हो गया। तो उनके फेडरल गवर्नमेंट में जब फूट पड़ी, इससे उनका ध्यान थोड़ा सा तो हमारी तरफ से हट गया होगा और अपने घर को ठीक करने में लग गया होगा। पर फिर भी खतरा अपनी जगह था, सिक्योरिटी कमांड अपनी जगह था, और ईश्वर की दया से वो अपना प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो ये था मेरे फरमान, मतलब मौत का हुक्म जो मेरे खिलाफ दिया गया था। बट सर, इसके अलावा 4 बार और आप पे अटैक की प्लानिंग हुई थी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा आप क्या करते थे बाकी आईपीएस या ब्यूरोक्रेट्स लॉबी के अलावा कि आप पे अटैक होते थे या प्लानिंग होती थी? देखिए, अटैक कोई मैं इनवाइट नहीं करता था, पर मुझे ऐसी जगह पोस्टिंग हो जाती थी और मैं अपना जो भी काम है मैं पूरी निष्ठा से करता था। उसमें ये नहीं कि दैट आई शुड प्ले सेफ, जो काम करना है वो करेंगे, जो रिस्क होगी वो लेंगे, ये मेरा एटीट्यूड था। और मेरे पिताजी ने मेरे बचपन में मेरे दिमाग में कूट के भर दिया था कि देखो, जाने का समय तो निर्धारित होता है, उसके पहले न कोई तुम्हारे प्राण ले सकता है, न तुम्हारे जीवन का जितना समय लिखा उसको कोई बढ़ा सकता है, न कम कर सकता है न बढ़ा सकता है। ये मेरे दिमाग में कूट के उन्होंने भर दिया था। तो मैं ये सोचता था, जब जीवन का समय निर्धारित है तो फिर डरना किस बात का, अपना निर्भीक होकर काम करो, जब जाने का समय होगा भगवान बुलाएंगे तो चले जाएंगे। तो ये मेरा एटीट्यूड था काम करने का, इसलिए समय समय पे खतरा मेरे ऊपर आता रहा। उससे पंजाब में उन्होंने एक बार, मतलब स्टेट इंटेलिजेंस ने मुझे खबर दिया था कि लोग आपके घर पे रॉकेट अटैक करेंगे और आपके बच्चों को किडनैप करेंगे, ये था। फिर एक बार 30 जयमल सिंह पे मैं इंस्पेक्शन में गया था, तो वहाँ उन्होंने मुझे एम्बुश करने की कोशिश की थी। फिर एक बार मैं जब DGBSF हो गया था, तो मैंने एक इंटरव्यू दिया था, न्यूज़ ट्रैक को इंटरव्यू दिया था। वो इंटरव्यू मैं ऐसे बेधड़क बोलता हूँ इंटरव्यू पे भी, तो मैंने साफ साफ कह दिया था। वो आतंकवादियों के बारे में किसी ने पूछा था मुझसे इंटरव्यू में कि साहब, आप BSF की कस्टडी में जो आतंकवादी हैं उनको आप कहा जाता है कि आप उन पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने ये तो नहीं कहा कि हम 3rd डिग्री इस्तेमाल करते हैं, मेरे मुँह से ये जरूर निकला, तो आप क्या चाहते हैं उनको हम दूध जलेबी खिलाएँ, क्या करें? तो ये बात मतलब काफ़ी प्रचलित रही कि मतलब ये इनडायरेक्टली तो ये मान ही रहे हैं, दूध जलेबी नहीं खिलाएंगे। तो इस बात पे हिजबुल मुजाहिदीन का एक गैंग मुझे मारने के लिए आ गया था दिल्ली में, और दिल्ली पुलिस ने मुझे अलर्ट भेजा कि आपको मारने के लिए गैंग आया, फिर होशियार रहिए। पर 10-12 दिन बाद उन्होंने फिर भेजा कि नहीं, वो गैंग आया था, वापस चला गया, वो आपको मारने के लिए कोशिश जो भी उन्होंने करना था वो नहीं कर पाया, तो दे हैव गॉन बैक। तो इस तरह की कुछ न कुछ घटनाएं होती रहीं। वो तराई में आतंकवाद था उत्तर प्रदेश में, तो तराई के आतंकवादियों ने एक अखबार में निकलवा दिया था, हिंदी अखबार में सब जगह प्रकाशित हो गया था कि ये 1991 का सूर्योदय नहीं देखेंगे, मतलब इनको उसके पहले ही हम लोग मार देंगे। तो हमारे परिवार के लोग थोड़ा चिंतित थे कि अखबार में ये ऐसा निकला। हमने कहा, अरे हम इससे बहुत बड़े बड़े खतरे निपट चुके हैं, इनसे हमें कोई चिंता नहीं है। तो इस तरह से रह के मतलब हम अपना नॉर्मल काम करते थे, ऐसा कोई नहीं, पर नॉर्मल काम करने में मैं निर्भीक था, और जो भी खतरा मोल लेता था मैं। अब इसमें जो खतरे आए ईश्वर ने रक्षा करते रहे, मैं तो यही सब कहूँगा। ये जो आपके दूध पिलाए और जलेबी खिलाए वाली स्टेटमेंट शायद एक पापा 2 करके पोस्ट थी, हाँ, उसके संदर्भ में थी। ऐसा कि जो हम लोग टेररिस्ट को पकड़ते थे वो BSF की कस्टडी में रहते थे। हाँ। वो पापा 2 के नाम से एक कैंप था, सीक्रेट कैंप था, वहाँ हम लोग आतंकवादियों को रखे थे। मैं एक बार पापा 2 का इंस्पेक्शन करने भी गया था, तो वहाँ मुझे कई अफगान भी मिले थे। अफगान मुजाहिदीन उन दिनों कश्मीर में घुस आए थे और पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे थे, और भारत सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा था। सोपोर में अफगान पहुंच गए थे। तो कुछ अफगान जो पकड़े गए थे वो पापा 2 में भी थे। पापा 2 में ये लोग रहते थे, वहाँ पे मैं देखने गया था, और वहाँ जो बातचीत हुई थी, वहाँ बस एक अफगानी से जो मेरी बातचीत हुई थी मुझे अभी तक याद है। वो कहीं पाकिस्तान के बारे में बात हो रही थी, तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान का जो आदमी था मजाक उड़ा रहा था कि ये लोग क्या लड़ेंगे, इनको तो प्राइम मिनिस्टर एक महिला है, और बेनज़ीर भुट्टो थी, तो महिला तो नहीं, उसने कोई और शब्द अपना अफगानी भाषा में बोला होगा, जो मुझे बताया गया कि सब ये कह रहा है कि साहब जिस देश का औरत नेतृत्व करेगी वो देश क्या लड़ेगा, कुछ इस तरह की बात। तो मुझे ज़रा सा इंटरेस्टिंग लगा था उससे डायलॉग करना। तो ये पापा 2 कैंप था, BSF के चार्ज में था और कश्मीर में था।